स्वामी जी, मंच पर उपस्थित हमारे मित्रों और यहाँ उपस्थित सम्माननीय अतिथियों, स्वामी जी इकबाल साहब का एक शेर है, उससे एक बात अपनी कहना चाहेंगे। उन्होंने कहा था, वतन की फिक्र कर नादा, वतन की फिक्र कर नादा, मुसीबत आने वाली है। तेरी बर्बादियों के मशवरे हैं आसमानों में, ना सुनोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तां भी ना होगी दास्तानों में। लेकिन फिक्र करने वाले लोग हैं, और कम से कम एक फिक्र करने वाला ऐसा जरूर है जिसकी वजह से आज हम सब लोग यहां पर हैं, वो सद्देह स्वामी जी हैं। मेरा मन, मेरा तन, मेरा कफन, सब कुछ स्वदेशी। जब ये अगर चिंता है तो शायद हम लोगों को बहुत ज्यादा चिंतित होने की जरूरत नहीं है। अक्सर हमारे दोस्त देवेंद्र शर्मा जी कहते हैं कि एक की ताकत को कम करके कभी मत आंको। एक की ताकत कितनी होती है, अगर उसका जायजा अगर कभी करना हो तो उस कमरे में जाके सो जाओ जिसमें सिर्फ एक मच्छर हो, वो बता देगा एक में कितनी ताकत होती है। जहां तक आज का जो विषय है, स्वदेशी से स्वावलंबी भारत, अगर आपको स्वावलंबी होना है तो कम से कम 3 चीजों की आपको जरूरत है, रोटी, कपड़ा और मकान। लेकिन सबसे ज्यादा इस समय जो चीज खतरे में है वो है रोटी। आप कब तक आजाद रह सकते हैं, कब तक स्वावलंबी रह सकते हैं, जब तक आपकी रोटी पर आपका अधिकार है, आपके खाने पर आपका अधिकार है। अगर आप कुछ भी काम करते हो लेकिन अगर खाना अगर सिर्फ आपको मुझसे अगर मिलता हो तो आप वही काम करेंगे कुछ दिनों के अंदर जो मैं आपसे करवाना चाहूंगा। और ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है जिसको लेके सबसे पहले हम लोगों को चौंकाया था हमारे भाई देवेंद्र शर्मा जी ने। हम लोगों को जो आजादी मिली थी उसका एक सबसे बड़ा एक जो प्रतीक था वो था स्वदेशी का, जो स्वामी जी प्रतीक था वो था कॉटन, सूती, जो हमारा महात्मा गांधी ने जिसको एक प्रतीक बनाया था। और आज हालत यह है कि बीटी कॉटन के नाम पे हम लोग अपना वो स्वदेशी जो हमारा प्रतीक था वो अमेरिका का गुलाम हो चुका है। इस समय पिछले जो आज देवेंद्र शर्मा जी ने बताया कि हर 2 घंटे में एक किसान आत्महत्या कर रहा है, और उसकी सबसे बड़ी वजह है कि पिछले 5 सालों में जो किसान कॉटन की खेती किया करते थे उनसे 10,000 करोड़ रुपए की जो है रकम निकाल ली गई है। अगर वो रकम उनके पास में होती तो कोई किसान जो है आत्महत्या नहीं करता। एक 1984 की मुझे एक बात याद आती है, सितंबर के महीने की। महेश पांडे साहब की एक रिपोर्ट जनसत्ता के अंदर प्रकाशित हुई थी भोपाल में, और उसमें कहा था कि ज्वालामुखी के मुहाने पर भोपाल, और इस बात की चेतावनी दी थी उसके अंदर कि अगर हम लोग अगर नहीं चेते, यूनियन कार्बाइड के ऊपर अंकुश अगर नहीं लगाया गया तो दुनिया में इतना बड़ा औद्योगिक हादसा अभी तक नहीं हुआ है जितना यहां पर हो सकता है। लेकिन इसके बावजूद क्या हुआ, आज हमने सुबह देखा कि हमारे मीडिया के लोग आपस में कुछ अपने तंत्र के बारे में बात कर रहे थे, कुछ समाज के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन कुछ एक बातें हम लोगों को भी अपने आप से करने की जरूरत है कि जब हम तक अगर कोई जानकारी आती है तो उसके ऊपर हम लोगों की प्रतिक्रिया क्यों नहीं होती है, हम लोग क्यों सब कुछ चलता रहता है वाला हम लोग एटीट्यूड अपना के रखते हैं। और क्या हुआ कि 2 महीने पहले जो एक चेतावनी मिली थी, अगर उस पर उन्होंने अगर कोई भी किसी भी तरह का अगर रिस्पॉन्स अगर दिखाया होता तो शायद यूनियन कार्बाइड की इतनी बड़ी जो है त्रासदी नहीं होती। 20,000 लोग तो उस रात में ही मर गए, और कम से कम 5 लाख से ज्यादा लोग जो है आज भी उसकी कीमत अदा कर रहे हैं। और वो कंपनी जो यहां से अपनी बिना किसी जिम्मेदारी को समझे यहां से चली गई, और बाद में जब पैसा आता है तो उस पैसे की भी बंदरबाट हो जाती है। तो सवाल यह होता है कि हम लोगों ने उस वक्त उसके बाद में क्या किया, सरकार ने क्या किया, महेश पांडे साहब को जो है पत्रकारिता का उन्होंने बहुत अच्छा एक अवार्ड दिया, उनका सम्मान किया। लेकिन आज अगर वास्तव में अगर किसी का अगर सम्मान करना चाहते हैं तो अपने भाई देवेंद्र शर्मा का हमको करना चाहिए, जो कि आज हमको एक चेतावनी दे रहे हैं कि कितनी बड़ी हमारे सामने ये जो है एक खतरा हमारे सामने आ रहा है। हम और हमारे जो साथी महेश भट्ट साहब जो है, हम लोग गुवाहाटी में थे स्वामी जी, और वहां पर सुबह
डॉक्टर साहब ने जो आज यहां चिंताएं आपके सामने प्रकट की, वही चिंताएं उन्होंने जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड को लेकर हम लोगों के सामने व्यक्त की। हम लोगों को तो ऐसा लगा कि हम लोग जिस तीसरे मंजिल पर जहां बैठे हुए हैं होटल में, उसके नीचे किसी भी तरह का कोई फ्लोर ही नहीं है। हम लोग ऐसा लगा कि तीसरे मंजिल से एकदम से नीचे गिर पड़े हुए हैं, इतना ज्यादा हम लोगों को उसमें झटका लगा। और आप लोगों को भी लगेगा, क्योंकि देखिए अभी तक हमारे यहां पर सिर्फ जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप के नाम पे सिर्फ बीटी कॉटन थी, और हम लोग ये मान के चलते थे कि चूंकि ये किसानों का मसला है इसलिए हमें इससे कोई चिंतित होने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन क्या हुआ, हम लोगों ने देखा कि पिछले 3 सालों के अंदर कम से कम 3 से 4 हजार जानवर, जिसमें गाय, बकरी, भेड़, उसको खाने के बाद में तीसरे दिन वो लोग मर गए, क्योंकि उनके पेट के अंदर जो खाना था, जो उन्होंने पत्तियां खाई थी बीटी कॉटन की, वो पची ही नहीं। क्योंकि बीटी कॉटन में एक ऐसा टॉक्सिन होता है कि जो कि हमारे पेट के अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं, जो खाने को हमारे को पचाने में मदद करते हैं, उसी को खत्म कर देता है। अब वही टॉक्सिन बीटी बैगन के अंदर आ रहा है, और पूरी दुनिया में इस बात को दिखा दिया गया है, बहुत सारे वैज्ञानिकों ने इस बात को प्रमाणित करके दिखा दिया है कि ये जो हम लोग एंटीबायोटिक जो लेते हैं स्वामी जी, ये एंटीबायोटिक हमारे ऊपर काम करना बंद कर देगी। और इसका जीन जो है, जो बीटी बैगन के अंदर है, वो हमारी आंतों में जाके वहां पे पेस्टिसाइड बनाने का काम करना शुरू करेगा, और हमारी आंतें जो है एक तरह से पेस्टिसाइड की फैक्ट्री बन जाएंगी। क्या जरूरत है हमको इस तरह की क्रॉप्स की? तो अगर एक ये सबसे बड़ी बात आती है कि हम लोग जो है सवाल क्यों नहीं पूछते हैं। सवाल हमेशा अपने को पूछने की जरूरत है। दिल्ली में जब हम लोगों ने ये फिल्म जो हम लोगों ने बनाई, इसको दिखाया, तो हमारे साथी महेश भट्ट साहब ने कहा कि उनको एक अपने बचपन का उनको एक ऐड ध्यान आता है, जिसमें उन्होंने इस तरह से उंगलियां उन्होंने दिखाई थी। अगर आपको किसी को याद आता हो तो ये इस तरह से एक विज्ञापन छपा करता था, जिसमें किसी का चेहरा नहीं होता था, सिर्फ एक इतना हाथ होता था और 4 इस तरह से उंगलियों के साथ में, और कहा जाता था कि 4 आउट ऑफ 5 डॉक्टर्स, 5 में से 4 डॉक्टर ये कहते हैं कि एनासिन आपके लिए मुफीद है, आपके लिए सुरक्षित है। तो महेश भट्ट साहब का कहना था कि मैं हमेशा जानना चाहता था कि 5वां डॉक्टर क्या बोल रहा है। तो ये 5वें डॉक्टर की बात अगर नहीं सुनेंगे तो शायद जो है हम लोगों के लिए बहुत बड़ा खतरा होने वाला है। सच तो यह है कि पूरी मानवता ने इतना बड़ा खतरा कभी महसूस नहीं किया जितना बड़ा खतरा जो है जीएम फसलें और जीएम फूड हमारे सामने लेके आ रहे हैं। आज हालत तो यह है कि जीएम टेक्नोलॉजी, जो जेनेटिक इंजीनियरिंग है, उसके हम लोग खिलाफ नहीं है, रिसर्च के खिलाफ नहीं है, लेकिन क्या हम लोगों के शरीर, क्या हम लोगों के लिवर, क्या हम लोगों की आंतें, उनकी प्रयोगशाला होना चाहिए? यह एक सोचने की बात है। अगर इसको किसी ने कहा, हमारे जो पुष्पा भार्गव साहब हैं, बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, उन्होंने कहा कि इसकी तुलना अगर हम करें तो इसकी तुलना हम न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी से कर सकते हैं। अगर न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी कल को अगर एक कॉटेज इंडस्ट्री बन जाए तो आप देखेंगे कि जगह जगह लोग जो है छोटे छोटे बॉम्ब बना रहे हैं, न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहे हैं। कितना सुरक्षित होगा हमारा देश, कितना सुरक्षित होगी ये दुनिया। और वही हाल जो है ये जीएम फसलें और जीएम क्रॉप जो है, हाँ जगह जगह फील्ड्स में जगह जगह जो लगे हुए हैं वो न्यूक्लियर बॉम्ब से कम नहीं है। और आज भी अगर हम जो है उसी तरह से निष्क्रिय रहते हैं, जैसे भोपाल के लोग और पूरे देश के लोग जो है शांत थे जब महेश पांडे ने जो उनको चेतावनी दी थी, तो मुझे इसमें कोई शक नहीं है कि हम लोग एक बहुत बड़े हादसे के लिए तैयार हो रहे हैं। धन्यवाद। मैं आगे आमंत्रित करूं उससे पूर्व, क्योंकि मैं बीच में